हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों को फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इस वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेबनिज़ थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म और लेबनिज़ थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म। तो लेबनिज़ थ्योरी या लेबनिज़ ने किस तरह से डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो स्टूडेंट्स, यदि उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो थियरी दी गई थी वह जो है कि विश ने दिया था इसको, और उन्हीं के टर्म में उन्होंने क्या एज्यूम किया था, किस तरह से एक्सप्लेन किया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, इसको जो कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि विश ने क्या थियरी दी थी उसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू विश, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन्स atoms with permanent magnetic moments as in paramagnetic substance। तो स्टूडेंट्स, विश ने ये एज्यूम किया कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं उनमें जो है कि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। लैंग्वेज ने जैसा एज्यूम किया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक परमानेंट जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, उसी तरह विश ने कंसीडर किया कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक जो है कि परमानेंट मैग्नेट्स होता है, जो कि हर एटम्स उसको जो है कि लिया रहता है, कंटेन किया रहता है। बट ड्यू टू स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन या फिर एक्सचेंज कपुल काजिंग बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, बट ड्यू टू स्पेशल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें एक स्पेशल फॉर्म का, एक स्पेशल टाइप का जो है कि इंटरेक्शंस होता है, जिसको जो है कि विश ने जो है कि एक्सचेंज इंटरेक्शन या फिर एक्सचेंज कपलिंग का नाम दिया, जो कि एडजेसेंस जो क्लोजली जो एक दूसरे से हैं एटम उनके बीच में होता है, क्लोज्ड या जो कि नियर है टू ईच अदर, उनके बीच में ये जो कि कपलिंग होती है, इंटरेक्शंस होता है। तो देयर एग्जिस्ट स्ट्रांग फोर्स बिटवीन नेबरिंग एटॉमिक डाइपोल्स विच काज ग्रुप्स ऑफ देम सच दैट ऑल एटॉमिक डाइपोल्स ऑफ ए ग्रुप्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। सच ग्रुप्स आर नोन एज डोमेन्स। तो जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज इंटरेक्शंस होता है, और ये जो है कि एक स्ट्रांग फोर्स एग्जिस्ट करता है इनके बीच में। जो नेबरिंग एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसमें एक स्ट्रांग फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से विच काजेस ग्रुप ऑफ देम, और उसमें जो है कि जो एटम जो होते हैं नेबरिंग एटम्स उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स वर्क करता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के का ग्रुप बनाते हैं, डाइपोल्स का, एटॉमिक डाइपोल्स का एक ग्रुपिंग हो जाती है। सच दैट ऑल एटॉमिक डाइपोल्स ऑफ ए ग्रुप। तो इस तरह से होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, वे एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉइंटेड होते हैं। सच ग्रुप आर नोन एज डोमेन्स, और ऐसे ग्रुप्स को हम डोमेन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, विश ने ये एज्यूम किया
यह कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं जिसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ये जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं इनके बीच में एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हम एक्सचेंज इंटरेक्शन या फिर एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। और इनके बीच में एक्सचेंज की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है जो कि एक दूसरे को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। और ये जो ग्रुप में जितने भी एटम्स होते हैं उनका एक जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यह एक रीजन है जिसमें डाइपोल्स दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन एक है, एक डायरेक्शन में है। यह एक रीजन है जिसमें डाइपोल्स जो है कि इस तरह से है। यह एक रीजन इसमें डाइपोल्स इस डायरेक्शन में है, और एक दूसरा रीजन इसमें इस तरह से, इसमें इस तरह से, इस तरह से। तो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसमें जितने भी डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। तो यह रीजन्स जिसमें एटॉमिक डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, सारे एटॉमिक डाइपोल्स, ऐसे रीजन को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन्स। और ये जो बाउंड्री होती है जो दो डिफरेंट डोमेन्स को सेपरेट करते हैं उसको हम डोमेन वॉल बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट डोमेन्स हैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वह एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यू होती है इनकी, लेकिन ओवरऑल इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये सारे डोमेन्स जो हैं रैंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। तो यह जब कोई हम फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड 0 होता है, तब जो है कि ये इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। और जब हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल्स को रखते हैं तो सारे जो डोमेन्स हैं इसके जो मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और जिससे जो है कि हमें फेरोमैग्नेटिज्म जो है कि क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके और स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे। When a ferromagnetic substance is in unmagnetized state, the magnetization vectors in different domains are oriented in different directions, such that resultant magnetization is 0. तो स्टूडेंट्स जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है, मीन्स एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई नहीं किया गया रहता है, या फिर ये जो है कि इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो डोमेन्स होते हैं, इसमें जो मोमेंट्स होते हैं वह डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं या फिर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। और इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि इस जो भी डोमेन्स के मोमेंट्स हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और नेट जो मैग्नेटाइजेशन होता है वह 0 हो जाता है। तो इसके अंदर जो एक सिंगल डोमेन में जो मोमेंट होता है या मैग्नेटाइजेशन होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, और ओवरऑल जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम बोलते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन। तो जब हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, when the external magnetic field is applied, the domains rotate instead of the individual magnetic moment to align their magnetic moments with magnetic field direction. तो जब हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही इसके जो डाइपोल्स डोमेन्स हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वह जो है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। जैसे यह डोमेन है जिसमें इस जो मोमेंट का डायरेक्शन वो इस तरह से है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सीधा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यह जो है ये क्या होता है, रोटेट कर जाता है
ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, जिससे कि ये मोमेंट्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। तो ये जो लाइन इस तरह से दिख रही है वो थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगी और ये ऊपर की तरफ से चली जाएगी, ऐसा हम देख सकते हैं। और ये जो डाइपोल डोमेन्स है, जिसमें मैं जो डाइपोल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये डोमेन चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह से रहेगा। इसी तरह से यह जो डोमेन है, इसमें जो डाइपोल्स है उसका डायरेक्शन इधर है नीचे की तरफ, तो यह रोटेट हो करके ये जो डोमेन है रोटेट हो करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देता है। इसी तरह से ये जो है इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा, ये जो है इस तरह से रोटेट होकर इधर जाएगा, ये इधर रोटेट होकर के इधर जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल जो डाइपोल्स है ये रोटेट ना होकर के डोमेन्स हैं वे रोटेट होते हैं। तो विश ने ये एज्यूम किया कि डोमेन रोटेट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर, जिससे जो है कि सारे डोमेन्स का जो मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वो एक सिंगल डायरेक्शन में या एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, जिससे हमें नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। वी गेट नेट मैग्नेटाइजेशन which is non-zero. The spontaneous magnetization of each domain is due to the presence of an exchange field BE, which tend to produce a parallel alignment of the atomic dipoles. तो यहाँ पर जो डोमेन्स में डाइपोल्स जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से नेट जो है कि हमें मिलता है फॉर इंडिविजुअल डोमेन से मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट। जब एच क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। और ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज फील्ड। उनके बीच में एक एक्सचेंज फील्ड होती है जो एक दूसरे को पैरेलल किए रहते हैं विद इन द डोमेन। तो पैरेलल अलाइनमेंट में ये जो है कि हेल्प करता है। The field BE, that means exchange field, is assumed to be proportional to the magnetization N of each domain. Each domain, जितने भी डोमेन्स है इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, या फिर मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, यह जो है कि एक्सचेंज फील्ड को इंड्यूस करता है। या ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज फील्ड जो होती है वो मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है। So that means that is BE proportional to M, या फिर B is equal to lambda M, where lambda is a constant called the Wish field constant and is independent of the temperature. ये Wish constant बोलते हैं इसको, Wish field constant, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और बी जो है इसको हम मॉलिक्यूलर फील्ड या फिर विश फील्ड भी बोलते हैं या फिर एक्सचेंज फील्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के फील्ड है, एक तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है और उसके साथ ही जो है कि एक हमारे पास एक्सचेंज फील्ड या फिर मॉलिक्यूलर फील्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हमें जो इफेक्टिव फील्ड मिलेगा ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इफेक्टिव फील्ड जो होगा वो बी प्लस BE हो जाएगा। Therefore, effective magnetic field on an atom is B effective is equal to B plus BE is equal to B plus lambda M। तो स्टूडेंट इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो फील्ड ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं और ये प्लस मॉलिक्यूलर फील्ड ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा B प्लस लैम्डा M। कंसीडर ए फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कंटेनिंग कैपिटल N एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ईच हैविंग ए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J, यहाँ पे J हम कर सकते हैं J। द मैग्नेटाइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज M is equal to N GJ mu B BJ X, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया।
तो हम कोई एक फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स लेते हैं जिसमें एन कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है और जितने भी एटम्स हैं उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वह जे है। तब इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बीजे एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2j + 1/2j काट हाइपरबोलिक 2j + 1/2j इंटू एक्स माइनस 1/2j काट हाइपरबोलिक x/2j। यहाँ पर ये फैक्टर जो है ब्रैकेट फैक्टर और एक्स फैक्टर ये एंगल का पार्ट है इस काट हाइपरबोलिक के लिए। ये पूरा एंगल का पार्ट है और ये एंगल का पार्ट है। एंड x = g j mu b d effective/kt = g j mu b d + λm/kt। तो स्टूडेंट यहाँ पर g जो है लेंडे जी फैक्टर होता है और j जो है कि यहाँ पर हमें पता है एंगुलर क्वांटम नंबर है। और ये जो इक्वेशन 2 है ये ऐसा होता है मैग्नेटाइजेशन जो है कि इस तरह से दिया जाता है। इसको हम जो किसी और लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो है कि हम इसमें जितने भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये होते हैं। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के केस में ये जो होगा B जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन B = 0। Therefore from equation 3, ये equation 3 है, from equation 3 we can write x = g j mu b lambda m, ये हो जाएगा /kt। और फिर यहाँ से हम जो फंक्शन ऑफ t हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा mt = x kt/g j mu b lambda। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एज t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं t यदि यहाँ पर टेंड करेगा 0 को तो x क्या करेगा टेंड करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो बीजे है ये टेंड करेगा 1 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजे = जो है 2j + 1/2j काट हाइपरबोलिक 2j + 1/2j इंटू एक्स और माइनस 1/2j काट हाइपरबोलिक x/2j। तो इसमें x आ रहा है, यहाँ भी x है। तो x यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स काट हाइपरबोलिक इन्फिनिटी। तो काट हाइपरबोलिक इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है वह होती है 1। तो यहाँ b क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ये जो पूरा वैल्यू है ये हो जाएगा 2j + 1/2j माइनस 1/2j और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो वही ये वैल्यू लिखी हुई है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो बीजे होगा वो टेंडिंग टू 1 होगा। और इस केस में द मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं एटम्स के अंदर वो अपने आप को जो है कि फील्ड के पैरेलल अलाइन करते हैं। एंड द मैग्नेटाइजेशन m बिकम्स द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ms 0 से डिनोट करते हैं। = 0 पर जो मोमेंट मैग्नेटाइजेशन होगा वो हो गया सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, 0 से डिनोट करते हैं। एंड दस फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 गिव्स, यहाँ से हम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं ms 0 = n/g j mu b और ये हो जाएगा bj, x की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 5। और स्टूडेंट्स यहाँ पर mu b जो है ये बोर मैग्नेट्रॉन है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से रेशियो ले सकते हैं। ये जो मैग्नेटाइजेशन है क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा जो मैग्नेटाइजेशन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटाइजेशन है अलग टेम्परेचर्स पर वह किस तरह से वेरी करेगा इसको हम
नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्टूडेंट, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5 वी गेट mt अपॉन ms0 इक्वल टू k x t अपॉन लैम्डा n g स्क्वायर j स्क्वायर म्यू v स्क्वायर, जिसको इक्वेशन हम 6 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 4 को डिवाइड किए इक्वेशन 5 से, तो ये आ गया है mt अपॉन ms की वैल्यू, इसको इक्वेशन 6 मान गया। इसी तरह से बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by the equation 1 we had mt upon ms0 equal to djx, जिसको हमने इक्वेशन 7 मान लिया। तो स्टूडेंट्स, हमें मैग्नेटाइजेशन mt की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना है इन दोनों एक्सप्रेशन से, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो नाउ द मैग्नेटाइजेशन mt, टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटाइजेशन at a given temperature can be obtained by solving equations 6 and 7 simultaneously। इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करेंगे तो इससे जो कि हमें mt का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा हमें टेम्परेचर के फॉर्म में। तो इसको हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो इन दी एबव ग्राफ, हमने ग्राफ बनाया है, इसमें ग्राफ में क्या है, वी गेट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो इक्वेशन 6 है, इसमें mt अपॉन ms जो है वो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं mt अपॉन ms की जो वैल्यू है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये टेम्परेचर के फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन। तो हमें इसको प्लॉट करते हैं यदि डिफरेंट टेम्परेचर पर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि x पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है और पावर 1 पर डिपेंड करता है। तो हम जब प्लॉट करेंगे mt अपॉन ms0 वर्सेस x, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और डिफरेंट टेम्परेचर पर हम यदि इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, स्लोप जो होगा वो डिफरेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। यह जो लाइन है सबसे लोवेस्ट लाइन, यह T इज लेस देन TC एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए TC क्यूरी टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर से नीचे बिलो जो है सबस्टेंस जो है कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो T जब TC से कम होगा तब हमें जो है कि ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जब T की वैल्यू TC के इक्वल होगा, टेम्परेचर TC के इक्वल होता है, तो हमें यह स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका जो स्लोप होगा वो पहले वाले लाइन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर यदि हम T को और बढ़ा करके TC से ज़्यादा कर देते हैं तो यह स्लोप जो स्ट्रेट लाइन का और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन 6 से डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हमें डिफरेंट 3 स्ट्रेट लाइंस मिलती है। तो यह रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड ये तीनों स्ट्रेट लाइंस। द कर्व रिप्रेजेंट्स इक्वेशन 7 दैट इज ए फंक्शन bj(x)। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है, तो स्ट्रेट लाइंस हो गई थी और यह जो है एक कर्व है। यह कर्व जो है इक्वेशन 7 को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन 7 का राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स bj(x) का ये ग्राफ है विथ वेरिंग x। तो यदि हमें इस दोनों इक्वेशन का सलूशन निकालना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन से जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इससे जो प्लॉट करेंगे, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर जो है कि हमें
MT/MS का सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर t इज लेस देन TC के लिए दोनों जो कर्व है इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के, ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से हमें t लेस देन TC के लिए हमें मैग्नेटाइजेशन की क्या वैल्यू मिलेगी, जिसको हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, जो कि V=0 को करस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नाउ द ओनली नॉन जीरो सोल्यूशन वेयर दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एग्जिस्ट फॉर t इज लेस देन TC। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन नॉन जीरो सोल्यूशन जो आएगा वह इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से निकाल सकते हैं। और यह जो है कि सिर्फ t इज लेस देन TC के लिए ही मिल रहा है। t=TC जो है कि इस कर्व को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, और नहीं जो है कि t इज ग्रेटर देन TC भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट तो सिर्फ ओरिजिन कर रहे हैं, और ओरिजिन को जो है कि हमें नॉन जीरो सोल्यूशन ना मिल करके जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो नॉन जीरो सोल्यूशन सिर्फ t इज लेस देन TC के लिए मिलेगा। दिस इंडिकेट्स ए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m इवन फॉर जीरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें मिलता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी रखेंगे तभी हमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। हैंस करस्पॉन्ड टू स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो कंसेप्ट था, बेस थियरी का कंसेप्ट था फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आई होप कि ये जो वीडियो था आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट जो इसमें बताया गया था। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है बेस थियरी का फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ ही साथ सबसे बहुत ज़रूरी बात है नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इसी तरह के और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।